हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आपके। एक और नए टॉपिक के साथ आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है, ये किस किस कितने टाइप के होते हैं, इसको सारा हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक्सप्लेन चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिमांड। यानी कि डिमांड में चेंज होता है किसकी वजह से, जो डिमांड के डिटर्मिनेंट्स हैं उनकी वजह से डिमांड में क्या चेंज होता है, उसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि क्या जो डिमांड के डिटर्मिनेंट्स होते क्या हैं। यहाँ पे 5 प्रकार के डिटर्मिनेंट्स होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ 5 कौन कौन से वो डिटर्मिनेंट्स होते हैं। यहाँ पे देखिए 5 डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। सबसे पहले क्या है, प्राइस ऑफ द गुड्स और सर्विस। यानी कि कोई भी हमने कमोडिटी परचेज की है, ठीक है, उसका प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, उसको परचेज करें या ना करें। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स का मतलब ये है कि कौन उसके डिमांड को डिराइव करता है, यानी कि कैसे कौन सी वो चीज़ें हैं जो हमको उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए एक तरह से फोर्स करती है। तो वही हमारे डिटर्मिनेंट्स होते हैं। सबसे पहले प्राइस हो गया, फिर होता है इनकम ऑफ द बायर। ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी की इनकम हाई है तो वो अच्छी चीज़ें और ज़्यादा मात्रा में या फिर कंफर्ट चीज़ें, लग्जरियस गुड्स को परचेज करता है, तो वो डिमांड को एकदम से बढ़ाता है। तीसरा होता है द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स और सर्विस। यानी कि रिलेटेड गुड्स का मतलब है या तो सब्सिट्यूट का भी बीच में बात होती है, और एक किसकी बात होती है, जो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अब दो चीज़ें आपको यहाँ पे समझनी जरूरी हैं। सब्सिट्यूट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है। देखिए, सब्सिट्यूट का मतलब है, जैसे आप सब्सिट्यूट लगा सकते हो किससे, जैसे चाय की जगह पे आप कॉफ़ी, यू नो चाय की अगर एक जगह पे चाय की डिमांड बढ़ गई है तो आप यूज कर सकते हो कॉफ़ी, या कॉफ़ी की अगर डिमांड बढ़ गई तो आप चाय उसकी जगह पे यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इट्स और मैं कह सकता हूँ कि जैसे आपने एक साबुन, आप कोई भी लक्स खोजी या लक्स का या कुछ भी आप परचेज करते हो, दूसरी जगह पे आप डेटॉल का यूज करते हो, तो अगर आपको लगता है कि एक साबुन का प्राइस बढ़ गया तो आप उसकी जगह पे दूसरा उसका सब्सटीट्यूट यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे लक्स का प्राइस बढ़ गया तो आप डेटॉल का यूज कर सकते हो, तो वो साबुन तो साबुन ही है, तो वो क्या है, एक सब्सटीट्यूट गुड है। लेकिन जब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब होता है कि 1+1=11 होता है ना, तो यही कॉम्प्लीमेंट्री में होता है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक के बिना दूसरा अधूरा है। कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करूं गाड़ी की, ठीक है, गाड़ी की बात करते हैं, तो गाड़ी में होता क्या है, गाड़ी में सबसे पहले तो गाड़ी की बॉडी होती है, दूसरा उसमें क्या डलता है, पेट्रोल डलता है। पेट्रोल के द्वारा तो चलती, पेट्रोल या डीजल के द्वारा। अगर पेट्रोल या डीजल नहीं होगी तो क्या गाड़ी चल सकेगी। जो डीजल या पेट्रोल गाड़ियाँ हैं, मैं इलेक्ट्रिक कार की बात नहीं कर रहा हूँ, चल सकेगी, नहीं चलेगी। तो वो क्या है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, यानी कि एक दूसरे के बिना वो नहीं चल सकती। अब पेट्रोल ही पेट्रोल आप चला कर देखोगे तो वो रोड पे गाड़ी की तरह थोड़ी ना दौड़ने लगेगी, उसके लिए भी हमें गाड़ी चाहिए बनी हुई, है ना। तो एक दूसरे के अधूरे हैं, मतलब एक दूसरे के बिना, तो उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री। ओके, ठीक है। तो थर्ड हमारा क्या है, थर्ड हो गया हमारा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड सर्विसेज। उसके क्या प्राइस है, मतलब जैसे पेट्रोल के दाम बढ़ गए, ठीक है, एक साइड हम गाड़ी और पेट्रोल की बात करें, तो अगर पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो गाड़ी की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। अगर गाड़ी की डिमांड बढ़ेगी, पेट्रोल की डिमांड कम है, फिर भी जो पेट्रोल खरीदने वाले लोग हैं उनकी संख्या में कमी आ जाएगी, क्योंकि लोगों ने गाड़ी कम खरीदी है। तो ये क्या होता है, एक दूसरे के एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। फिर आता है द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कस्टमर विल डिराइव डिमांड। सीधी सी बात है, हमारा टेस्ट और प्रेफरेंस क्या है, हम कैसी चीज़ें हम परचेज करते हैं। अब जैसे मास पॉपुलेशन है, उसमें से कुछ लोगों के हम बता सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों के तो हम वो अज्यूम भी नहीं कर सकते कि उनको किस तरह की चीज़ें पसंद है। तो ये सब कंज्यूमर बिहेवियर में पढ़ा जाता है कि किस तरह के लोग परचेज करते हैं, वो करते हैं, ये सब हम आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ पे इतना समझ लीजिए कि ये चौथा डिटर्मिनेंट है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कस्टमर। यानी कि कस्टमर को किस प्रकार की चीज़ें चाहिए, वो किस प्रकार से चीज़ों को परचेज करता है और किस प्रकार की चीज़ों को वो यूज करता है। लास्ट आता है कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस, यानी कंज्यूमर की ही एक एक्सपेक्टेशंस किसी प्रोडक्ट के लिए क्या रहती है। एक्सपेक्टेशंस भी बहुत तरह की होती हैं, बेसिक, ऑगमेंटेड और लग्जरियस, ये सब हम आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ पे सिंपल से ये समझ लीजिए कि
किसी भी प्रोडक्ट को जब प्रोडक्ट लॉन्च होने से पहले जब पायलट सर्वे होता है तो उस समय ये पता लगाया जाता है कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस क्या है उस प्रोडक्ट को लेकर, उस प्रोडक्ट में कस्टमर क्या क्या चीज़ें चाहता है, तो होती है कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, तो आई होप कि ये 5 एलिमेंट आपको डिटर्मिनेंट्स जो भी डिमांड के हैं आपको समझ में आ गए होंगे। पहला प्राइस ऑफ गुड एंड सर्विस, दूसरा इनकम ऑफ बायर, थर्ड है प्राइस रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विसेज अदर कॉम्प्लीमेंट्री और सब्सिट्यूट के लिए। फिर है द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, लास्ट आता हमारा कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस टुवर्ड्स सम प्रोडक्ट वी कैन से। ओके, चलिए अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा टॉपिक था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आपके समझ में ये आ चुका है आई थिंक। तो हम आगे बात करते हैं, थोड़ा मैं जूम कर दूँ इसको, देखिए द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक्सप्लेन चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिमांड, ये आपके एक्सप्लेन हो गया है। अब बात करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितने प्रकार का होता है। यहाँ पे मेनली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3 प्रकार का होता है। एक होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दूसरा होता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और तीसरा होता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर जगह पे ये पूछा जाता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो देखिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, सिंपल शब्दों में मैं आपको बताऊं, प्राइस के बदलने से डिमांड में क्या चेंज होता है, यही हमारा क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। देखिए इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोपोर्शनेट चेंज इन द डिमांड एंड प्रोपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस, यानी कि प्राइस के चेंज होने से हमारे डिमांड में क्या चेंज होता है, यही हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला देख लीजिए यहाँ पे, ईपी का मतलब होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड बट ए प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, यह चीज़ हमेशा याद रखना कि इसमें जो प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस है, प्राइस हमेशा बेस होता है। ठीक है, ये फार्मूला कहीं कहीं बहुत जगह पूछ लिया जाता है कि इसका फार्मूला बताइए, तो इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए भी प्राइस ऊपर दे दिया जाता है, डिमांड नीचे दे दिया जाता है, लेकिन हमेशा बेस क्या रहेगा, नीचे प्राइस रहेगा। ठीक है, अब इसका टाइप्स की बात करते हैं, बहुत सिंपल है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके टाइप्स की बात करते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के क्या क्या टाइप होते हैं। तो इसके मेनली 5 टाइप हैं। सबसे पहला होता है परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। ठीक है, अनंत जिसको बोलते हैं, इसको अभी देखेंगे। दूसरा होता है परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड, यहाँ पे क्या होता है, इलास्टिसिटी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, तीसरा होता है रिलेटिव इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होती है। चौथा होता है रिलेटिव इन इलास्टिक डिमांड, यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 होती है। ठीक है, और यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यहाँ पे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो 1 के बराबर होती है, इक्वल टू 1। चलो एक एक करके इसको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है। ये मैंने नोट के थ्रू लिखा है, ये यदि प्राइस में थोड़ा चेंज होता है तो डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं क्यों। देखिए ये मैं आपके लिए कर्व बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्वांटिटी ले लेता हूँ, डिमांड यानी कि एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने कर्व बनाया, यहाँ पे मैं डिमांड ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं प्राइस ले लेता हूँ। ठीक है, प्राइस यहाँ पे एक तरह से आप कह सकते हैं कांस्टेंट रहती है। ठीक है, प्राइस में ज़्यादा चेंज नहीं होता, हल्का फुल्का चेंज होगा, लेकिन डिमांड में एकदम से बहुत ज़्यादा चेंज होने लगता है। देखिए यहाँ पे ये प्राइस लिया मैंने, इस लेवल पे लिया, और डिमांड इतने प्राइस पे इतना थी। ठीक है, अब प्राइस इसी के लेवल पे मान के चलते हैं कि यहाँ पे प्राइस यही रहने वाली है। ठीक है, दूसरी बार भी लगभग थोड़ा सा चेंज होता है, ज़्यादा नहीं, तो हमारी डिमांड इतनी बढ़ गई। ठीक है, इतना कम होने पे तो हमारा कर्व इस तरह का बनता है, इस पे ये। ठीक है, यानी कि ये किस पे बनता है, हमारा एक्स एक्सिस पे बनता है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल बनता है, यानी कि इसके पैरेलल बनेगा, और ये चलता रहेगा, ये कहीं पे ख़त्म नहीं होगा, इसलिए इसको बोलते हैं यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अनंत होती है, यानी कि इन्फिनिटी होती है। चलो आगे देखते हैं, ये देखिए कर्व इसका, यहाँ पे मैंने क्या दिखाया हुआ है, देखो नीचे डिमांड दिखाया हुआ है, यहाँ प्राइस दिखाया हुआ है,
यहाँ पे प्राइस एक ही पॉइंट पे, लगभग एक ही पॉइंट पे रहेगी। तो एक्स यहाँ पे कमोडिटी डिमांड करी थी तो ये प्राइस थी, और वाई कमोडिटी के डिमांड पे ये प्राइस थी, यानी कि एक ही लेवल पे प्राइस है और ये बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। ठीक है, ये कहीं पर भी एक्स एक्सेस को या वाई एक्सेस को टच नहीं करेगा। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें, इट इज़ द पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इट बिकम्स ओवर वाई एक्सिस, यानी वाई एक्सिस के ऊपर बनता है। ऊपर मतलब देखिए यहाँ पे जॉइंट है ना, तो वाई एक्सिस इसको बोलते हैं खड़े वाले को, तो ये वाई एक्सिस के ऊपर बना है और इसके पैरेलल है। ठीक है, ये हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब क्या होता है, परफेक्ट इलास्टिक। अब परफेक्ट इन इलास्टिक कब होता है, जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, यहाँ पे देखो, अकॉर्डिंग टू दिस द प्राइस मे बी इंक्रीज और डिक्रीज बट द डिमांड इज कांस्टेंट, यानी कि प्राइस चाहे घटे बढ़े पर डिमांड हमेशा सेम रहेगी। इसमें क्या होता है, जीरो। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी होती है, जीरो। जीरो का मतलब ये है कि चाहे इसमें प्राइस को हम घटाएं बढ़ाएं, लेकिन डिमांड उतने की उतने ही रहने वाली है। देखिए यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे डिमांड लिया है, यहाँ पे प्राइस लिया है। ठीक है, पहले देखो प्राइस इतना था तो डिमांड इतनी थी इस पॉइंट पे। ठीक, प्राइस हमने इतना बढ़ा फिर भी डिमांड भी इतनी ही रही, प्राइस इतना बढ़ा फिर भी डिमांड इतनी ही रही, यानी कि एक ही पॉइंट पे प्राइस डिमांड रही। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड में प्राइस चाहे बढ़े या घटे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी डिमांड उतनी ही रहने वाली है, यानी कि जीरो रहने वाली है। ठीक है, मतलब जो कांस्टेंट रहने वाली है। तो इसका कर्व बनता है, एक्स एक्सिस पे बनता है, वाई एक्सिस के पैरेलल बनता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि इसका कर्व किस तरह से बनता है, तो इसका कर्व हमारा वाई एक्सिस के पैरेलल बनता है और एक्स एक्सिस पे बनता है। ठीक है, ओवर एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस। ओके, ध्यान रहेगा ना। देखो, इट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड इट बिकम्स ओवर एक्स एक्सिस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो सिंपल से हैं। देखिए, रिलेटिव इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, रिलेटिव इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से ज़्यादा होती है। ठीक है, 1 से ज़्यादा कैसे, देखो यहाँ पे मैं एक कर्व बना देता हूँ, यही वाला। ठीक है, यहाँ पे डिमांड ले लिया, यहाँ पे प्राइस ले लिया। देखो पहले हमारे प्राइस इतना था तो डिमांड इतनी थी। ठीक है, अब प्राइस हमने थोड़ा सा घटाया तो डिमांड इतनी ज़्यादा घट गई। ठीक, पहले ये कर्व था, अब क्या बना, ये बन गया। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि, कहने का मतलब ये है कि देखो प्राइस में इतना सा चेंज हुआ, खाली इतना चेंज, ये देखो यहाँ से इतना, और डिमांड में इतना ज़्यादा चेंज हो गया, यानी कि ग्रेटर देन 1, एक यूनिट से ज़्यादा चेंज हो गया। ठीक है, देखो दोबारा समझा देता हूँ। पहले देखो प्राइस इतनी थी तो हमारी डिमांड इतनी थी। ठीक है, इस पॉइंट पे आकर रुक गए थे, प्राइस थोड़ा सा प्राइस गिराई तो हमारी डिमांड एकदम से इतनी बढ़ गई। देखो, तो इसको बोलते हैं प्राइस इलास्टिक, रिलेटिव इलास्टिक डिमांड, यानी कि एक से ज़्यादा। ठीक है, एक यूनिट से ज़्यादा जब बढ़ जाती है तो उसको हम बोलते हैं रिलेटिव इलास्टिक डिमांड। देखो ये इतना बढ़ गया जबकि प्राइस हमारी थोड़ा सा इतनी कम हुई है। ठीक है, तो ये डिमांड, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि ये डिमांड कब होती है, तो ये लग्जरियस गुड्स के लिए होती है। फॉर एग्जांपल आईफोन लॉन्च होता है, ठीक है, नया आईफोन 11 प्रो आईफोन लॉन्च होता है, तो उसमें क्या होता है, एडवांस में ही बुकिंग हो जाती है। थोड़े से भी अगर उसके रेट गिरने लगे तो लोग जो है उसकी बुकिंग को बढ़ा देते हैं, उसकी ख़रीदारी को बढ़ा देते हैं। ठीक है, और जैसे ऑडी हो गई, ठीक, BMW हो गई, ये ऐसी चीज़ें हैं, लग्जरियस गुड्स हैं, तो इनकी प्राइस में अगर हल्का सा भी चेंज होता है तो लोगों की जो डिमांड होती है वो एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक, अब है रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड का मतलब यह है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसमें लेस देन 1 होती है। ठीक है, लेस देन 1 कैसे, अगर प्राइस में ये किसके लिए होता है, सबसे पहले तो नेसेसरी गुड्स के लिए होता है। ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन करते हैं कैसे, इसकी लेस देन 1 कैसे होती है। यहाँ की प्राइस में ज़्यादा चेंज होता है लेकिन डिमांड में हल्का सा चेंज होता है। ठीक है, प्राइस में देखो, यहाँ पे कर्व में देखो, प्राइस पहले कितनी थी, इतनी थी।
ठीक है, इतनी थी तो डिमांड इतनी थी, ठीक हो गया। उसके प्राइस में इतनी गिरावट आ गई, बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई, लेकिन डिमांड में थोड़ी सी गिरावट आई, ठीक है। कैसे? ये किसके लिए यूज होता है? ये होता है जो नेसेसरी गुड्स होते हैं, जैसे हम डेली यूज़ पे जो जो चीज़ें यूज करते हैं, जैसे नमक हो गया, ठीक, मसाले हो गए, तो हम इसमें क्या करते हैं, डेली बेसिस पे हम इनको यूज करते हैं। लेकिन इनके जब प्राइस में गिरावट आती है तो हम बहुत ज़्यादा इसको ख़रीद कर नहीं रखते, क्योंकि नमक हमारा एक पैकेट नमक है हमारा 2 महीना 3 महीना में उसके चल जाता है आराम से, तो हम इसमें उतना ज़्यादा खर्च स्टोर करके नहीं रखते, उतना ज़्यादा खर्च इस पर नहीं करते हैं, ठीक है। इसके प्राइस में चेंज भी हो जाए थोड़ा बहुत तो देखो, इफ द प्रोपोर्शनेट चेंज इन द डिमांड इज लेस देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस इट इज़ कॉल्ड रिलेटिव इन इलास्टिक डिमांड। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, इसकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 होती है, और यहाँ पे कर्व से देखो, यहाँ पे प्राइस में इतना ज़्यादा चेंज आया और डिमांड में खाली इतना सा चेंज आया, तो इसको बोलते हैं हम, इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। और इसके बाद लास्ट में आता है हमारा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का मतलब है कि जितना हमारे प्राइस में चेंज आएगा उसी बेसिस पे, उसी प्रोपोर्शनेट में हमारा जो डिमांड है उसमें भी चेंज आएगा। इफ द प्रोपोर्शनेट चेंज इन द डिमांड इक्वल टू द प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, ठीक है। कैसे? जब देखो यहाँ पे कर्व समझाया मैंने, यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पे हमारे पास कितना था, प्राइस ये था, तो हमारे पास डिमांड इतनी थी, ठीक है। प्राइस में 1 यूनिट की गिरावट आई लगभग, तो डिमांड में 1 यूनिट की बढ़ोतरी हो गई बराबर, ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, पहले इतना था प्राइस और डिमांड इतनी थी, ओके। उसके बाद प्राइस को 1 इतना यूनिट घटा दिया, तो इसी के प्रोपोर्शनेट में डिमांड को बढ़ जाएगी, और इसका कर्व ऐसा बनता है, और इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कौन सी कंडीशन में बनता है और कौन से उसको कहा जाता है। तो ये बनता है कौन, यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब होती है, यानी कि जब प्राइस के प्रोपोर्शनेट में ही डिमांड में चेंज होता है, यानी कि जितना 10 यूनिट हमारी प्राइस गिरी तो 10 यूनिट ही हमारी डिमांड भी बढ़ेगी, ठीक है। अगर 10 यूनिट प्राइस बढ़ी, ठीक है, तो 10 यूनिट ही हमारी डिमांड भी घटेगी। ये तो आपको पता ही है, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड तो पता ही है, जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड घटती है, जब प्राइस गिरती है तो डिमांड बढ़ती है, ठीक है। तो ये 5 कंडीशंस, मार्केट कंडीशंस, सॉरी, हमारे जो गुड्स से रिलेटेड थे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से, ये हमने आज डिस्कस किए हैं। इसके बाद हम दूसरी वीडियो में इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसमें कोई दिक्कत है या ये आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स करके नीचे बता देंगे। थैंक यू सो मच।